रब ऐसे भी मनचाही ख्वाहिश पूरी करता। वो अपने नाखूनों पर बने दिलकश डिजाइन को देखते हुए सोच रही थी। दराज गर्दन में फिक्स ससुराल से आई चुने बराबर हीरों की माला किसी बेआरामी के बगैर इसकी खाल के साथ चुपकी थी। मैसरा राजी थी, रजी इलाही की तीसरी बेटी, जिसे माँ बाप के बकौल सबसे जिद्दी कहा जाता था। उसने अपने लिए आए हर रिश्ते से इनकार करते हुए कहा था कि इसे कोई अमली मुसलमान चाहिए। वो खुद भी कुछ अरसा कबल ही एक मकामी दीनी तंजीम से जुड़ने के बाद अमली मुसलमान बनी थी। जब उसे फहम आया तो उसने अपने सारे मलबूसात नए सिरे से बनवाए और जिंदगी का तर्ज़ अमल तब्दील किया। हलाल का नज़रिया इस घर में खासा वाज़ेह था, इसलिए सब ने उसकी इस तब्दीली को नोट तो किया, लेकिन कोई एतराज़ नहीं उठाया। किसी की ज़ाती पसंद या ना पसंद पर राय देना मदाखलत गर्दाना जाता था। चुनाचे जब मैसरा ने बाप कटबालों पर इसका रफ लिया तो घर में किसी ने एतराज़ नहीं किया, और फिर जब 2 सिविल सर्विस से जुड़े दामादों के बाद मैसरा के लिए मेजर साहब के बेटे का रिश्ता आया तो उसने फौरन इनकार कर दिया। चलो अच्छा हुआ मैसरा ने खुद ही मना कर दिया। इस लड़के के बारे में सुना है कि इसे पीने पिलाने का शौक है। सलीमा रजी ने सुबह सौरे लॉन से तोड़े हुए मोतिया के फूलों को प्याले में भरते हुए अपने मियाँ से कहा, जो रॉकिनक चेयर पर बैठे तस्बीह के दाने गिरा रहे थे और बीवी की बात सुनकर खामोश रहे। वो शहरी हवाबाजी के एक ईमानदार अफसर के तौर पर नौकरी कर रहे थे और पिछले 2 बरस से अदालती मुकदमे का सामना कर रहे थे। मुसालहत हर वक्त सामने थी, या तो ओहदा छोड़ दे या अपनी ईमानदारी, दोनों में से किसी पर रजी इलाही के इनकार ने मामले को लटका रखा था। ये साल खासा नाजुक था। केस अचानक जज तब्दील कर दिया गया और इस बार उनका लहजा और तासुर दोनों पिछले जज से मुख्तलिफ और तीखे थे। ऐसे में मैसरा की शौहर के हवाले से फरमाइश भी उनके लिए दर्द सर बन रही थी। इसकी पसंद का लड़का उनके इर्द गिर्द मौजूद नहीं था। 4 बेटियां वो पहले ही ब्याह चुके थे और उनकी ऐसी कोई खास पसंद नहीं थी, मगर मैसरा अपनी 2 छोटी बहनों की शादी के बाद भी नेक मर्द के तस्वुर से दस्तबरदार नहीं हुई। नेक मर्द ऐसा था कि गायब था। बज़ाहिर अच्छे रिश्ते वो इसलिए मुस्तरद कर देते कि इनके यहाँ दीनदारी नहीं थी। सलीमा रजी को मैसरा की उम्र के 27वें बरस में बड़ी जिद्दोजहद के बाद उसकी शराइत पर पूरा उतरने वाला रिश्ता मिल ही गया। लड़का शहर के मशहूर अस्पताल में डॉक्टर था और वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसका नौक नक्शा भी बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि मैसरा रजी इसके सामने दब सी गई। मैसरा ने हर वक्त अलहमदुलिल्लाह की तस्बीह जारी रखी। इसका ख्याल था कि हर अच्छी चीज़ पर नज़र लगती है, और उसका होने वाला शौहर हमजा भी कई पहलुओं से बहुत अच्छा था। निस्बत तय होने के बाद शादी के दौरान 1 माह का वक्फा तेजी से गुजरा और निकाह और रुखसती तक पहुंच गया। मैसरा ने घूंघट तो नहीं निकाला था, लेकिन उरूसी कमरे में पहुंचकर निगाहें जरूर झुकाए रखे। हमजा की पहली बात सुनते ही जिस तेजी से उसकी खुशियों पर पानी फर्रा, देखने वाला इसमें बेयकीनी साफ देख सकता था। मेरी 4 बहनें हैं और एक माँ। तुम मुझे अपनी 5वीं ननद और दूसरी सास ही समझना। ये था वो पहला जुमला जो नए दूल्हा ने अपनी नई दुल्हन से रूनुमाई करते ही बेहद संजीदगी से कहा। मैसरा रजी की गुज़श्ता 2 माह से जारी तस्बीह को इस जुमले ने झटका दिया और वो गिंग हो गई। इसे फौरी तौर पर समझ नहीं आया कि ये शोखी है या संजीदगी। वो खुद बहुत संजीदा मिजाज थी, इसके बावजूद वो इसकी तवक्को नहीं कर रही थी। कोई मीठी बात, कोई शोख जुमला ना सही, कम अज कम एक तौसीफी नज़र ही
اس کے دل کو شدید چوٹ لگی، پھر بھی وہ حمزہ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ انہی سوچوں میں الجھاتے ہوئے اس کی پوری رات گزر گئی۔ حمزہ کا کھردرا رویہ اسے بہت برا لگا۔ بڑی بیٹی پابندی کے ساتھ باپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاتی، وقت پر سواری، میڈیکل رپورٹس اور تمام انتظامات و دیکھ بھال میں اس کے شوہر کا پورا تعاون ہوتا تھا۔ دوسری بیٹی روزانہ 2 بار آتی تاکہ امی ابو کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اس کے شوہر نے اپنے گھر کی اس عارضی بے ترتیبی پر کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن یہ ان دونوں کے لیے ممکن تھا کیونکہ وہ مکمل طور پر خود مختار تھے۔ دونوں چھوٹیاں اس حد تک نہ کر رہی تھیں اور نہ کر سکتی تھیں۔ میسرہ کا تو ہر ہفتے آنا ہی بہت تھا۔ جب وہ آتی تو اکیلی ہی آتی، کیونکہ حمزہ شادی کی رسومات کے بعد ساس سسر سے ملا ہی نہیں تھا۔ میکے میں میسرہ کو کوئی تنے تو نہیں دیتا تھا، لیکن جب بھی کوئی یہ کہتا کہ عمل نہ کرنے والا نان پریکٹسنگ مسلمان گھرانہ تو بہتر ہے، تو وہ کٹ کر رہ جاتی۔ سب جانتے تھے کہ حمزہ اور اس کے گھر والوں کا اپنا قصور تھا، دین کا نہیں، لیکن اخلاق کا علم تھامنے والوں میں بھی ان کے رویے نے دوسروں کے عقیدے کو متاثر کر دیا تھا۔ میسرہ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے کھانے پکانے میں خاصی ماہر نہ تھی۔ بچپن سے ہی اس نے تمام کاموں کے لیے مددگار دیکھے تھے۔ شادی کے بعد جب اس نے نئے ماحول میں ضم ہونے کے لیے کھانا پکانے کی کوشش کی تو کم ذائقے والے کھانے کی وجہ سے اس کا کچن میں جانا ممنوع کر دیا گیا۔ بی بی چیزوں کا ستیہ ناش نہ کیا کرو، رزق ضائع مت کرو۔ ساس نے مہنگے ٹماٹروں کی پتیلا بھر چٹنی کو زبان پر رکھتے ہی سخت تیور سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ چٹنی واقعی عجیب ذائقے کی بنی تھی۔ میسرہ کو حیرت ہوئی کہ امی کے گھر میں وہی ترکیب استعمال کرتے ہوئے چٹنی کیسے مزیدار بنتی تھی جو فوراً ختم ہو جاتی تھی۔ میسرہ نے دکھ بھرے دل کے ساتھ چولہے پر رکھی ٹماٹر کی چٹنی پر افسردہ نگاہ ڈالی۔ ساس کی ڈونٹ نے اس کے حوصلے توڑ دیے تھے۔ تعریف کی امید پر شروع کیا گیا کام سرزنش پر ختم ہو گیا۔ جب شام کو حمزہ کام سے لوٹا اور سینڈوچ کے ساتھ ٹماٹر کی طلب ہوئی تو ٹماٹر کی چٹنی اور رزق کے ضیاع کا قصہ دوبارہ چھڑ گیا۔ بہو بیگم سے کہہ دیا ہے میں نے کہ آئندہ کچن جانے کی ضرورت نہیں کچھ پکانے کے لیے۔ امی کی بات سن کر حمزہ نے سینڈوچ پر ہی توجہ مرکوز رکھی اور سامنے بیٹھی میسرہ کے دل میں اس رویے سے مزید دکھ بھر گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی نگاہ سے حمزہ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس کے لیے کوئی حمایت کرے، لیکن حمزہ کی بے تاثر کیفیت دیکھ کر میسرہ کے دل میں اس کے لیے بددلی پیدا ہو گئی۔ اسے بھی تعجب ہوتا کہ میسرہ رضی کو کیا اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ اس کی ہر مرضی چھین کر اسے بس منکوہ کا لیبل دیا جائے، لیکن اس کی ان باتوں کا جو جواب اس کے میکے کے پاس تھا وہ دراصل اس کے انتخاب پر ہی اعتراض تھا۔ سوئٹ ہارٹ، یہ جو نیک دکھتے ہیں نا، یہی سب سے زیادہ فیک نکلتے ہیں۔ بڑی بہن نے اسے اپنی محبت سے چمٹاتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ عرصہ اور دیکھ لو، لیکن کوئی فیملی بنانے کی حماقت مت کرنا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہن نے میسرہ کے سرد ہاتھ تھامے۔ رات آئی لیکن راحت نہ لائی۔ عورت کو قربت سے پہلے محبت مطلوب ہوتی ہے، جو حمزہ سے روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک خریدی ہوئی شے کے مانند اس گھر میں ہے جس پر ہر کوئی اپنی مرضی سے حاکمیت جتا رہا ہے۔ کسی نے بھی اس کی کسی بھی بات کو سراہا نہیں، اسے محبت سے نوازا نہیں۔ حمزہ واحد شخص تھا جو اس کی باتوں پر نہ تو توجہ دیتا تھا، نہ اسے کسی قسم کی حمایت فراہم کرتا تھا، اور نہ ہی اسے دوسروں کی بدسلوکی سے محفوظ رکھتا تھا۔
ऐसे में मैसरा का रंग व रूप किया सुनुरता। वो सर्द पड़ने लगी थी। जज्बात की शिद्दत के दौरान मैसरा का गुस्सा हमजा पर खलकर वाज़ेह होने लगा था। हमजा छोड़कर उसके साथ तकलीफदह रवैया अपनाता, जिससे मैसरा की खाल पर खून के निशानात जगह जगह दिखाई देने लगे थे। मैसरा तकलीफ से जब होश में आती तो इसका दिल चाहता कि वो हमजा पर तमाम गम व गुस्सा निकाल दे, लेकिन ऐसा ना हो सका और फैमिली बढ़ने के आसार शुरू होने लगे। इसे बहन की मोहब्बत भरी नसीहत याद थी, सो उसने जिंदगी को बेहतर देखने से कबल इस मामले को ख़त्म करना मुनासिब समझा। वो अपने होने वाले बच्चे को जिंदगी अफ़ज़ा माहौल में परवान चढ़ाना चाहती थी, लेकिन इसके साथ ना तो कोई गलपाशी हुई थी और न ही इसके बच्चे के लिए कोई खुशी मनाई गई थी। बस जरा सी ही चौक हुई और रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हमजा के हाथ लग गई। वो मैके गई हुई थी। हाँ, अम्मी अब्बू के पास बैठी पूरे 6 माह बाद हंस रही थी। शायद दिल में किए फैसले ने इसे इतना शांत कर दिया था कि चहचहाहट इसकी आवाज में दर आई थी। तुम्हारा इंतखाब कैसा रहा मसीरा? अब्बू ने इतने अचानक गैर मुतवक्के सवाल किया कि वो सवाल का पस मंजर समझे बगैर ही सरत से बोली, अब्बू, वॉल डिजाइन अच्छा ना बना, मैं तुम्हारे पेनट का नहीं, तुम्हारे हमसफर का पूछ रहा हूँ। वो चुप की चुप रह गई। अब्बू, जिंदगी बहुत टफ है और टफनेस का आखिरी सरा किधर है? मुझे दिखाई नहीं देता। इसकी आवाज में आसरदगी थी। बाप ने अपनी बेटी को बेकरार निगाहों से देखा, जिसने इंसान की नेकी चाही थी, और अब वो गमगीन थी। मैसरा, तुम क्या चाहती हो अब? वो चुप रही। ठीक है, मैं हमजा से बात करता हूँ। हो सकता है बेहतरी की कोई राह निकल आए। वालिदैन की निगाह बेटियों के हालात पर पिनी बेहतर रहती है। मैसरा ने सते हुए चेहरे से बाप को देखा। इसे कहीं मोहम से उम्मीद थी कि अब्बू हमजा से इसकी अलहदगी पर सोचेंगे, लेकिन ये तो गुफ्तगू का सोच रहे हैं। इसे आए तीसरा दिन था। रजी साहब ने हमजा को बड़ी मोहब्बत से खाने की दावत दी, जिसे वो कुछ पसो पेश बाद मान गया। हमजा आया। खाना अच्छे माहौल में खाया गया। मैसरा सुर्ख लिपस्टिक के साथ सुर्ख आवेज़ों में बहुत लकश लग रही थी। मियाँ की निगाहें इस पर गाहे गाहे उठे, मगर वो बेनियाजी से खाने और फिर काम में मसरूफ रही। वो अपनी पसंद के हिसाब से तैयार हुई थी। हमजा की मौजूदगी से उसे कोई फर्क ना पड़ रहा था। इसका दिल बहुत जख्मी था। हाँ तो बेटा मैसरा, आपको कैसी बीवी लगे? अब्बू ने कहवा पीते सरसरी अंदाज में हमजा को मुखातिब किया। मैसरा, अच्छी बीवी नहीं है अंकल। इसके इतने सपाट जवाब ने कमरे में यकदम सन्नाटा तारी कर दिया। सलीमा रजी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मियाँ के तासुरात पहचान कर खामोश रहीं। रजी साहब ने लम्हा बुर के सुकूत के बाद कहा लगाते दामाद के कंधे पर हाथ रखा। मीरवाओ, बेटी तो बहुत अच्छी है, बीवी अच्छी अगर नहीं तो मतलब है कि मियाँ से शिकायत होगी इसे भी। और बेटा, मुझे इन सारी शिकायतों का इल्म है। हमजा ने पहलू बदल कर मैसरा पर नजर डाली और खड़ा हो गया। ठीक है, जब उन को शिकायतें ना रहीं तो भेज दीजिएगा इसको मेरे घर। रज़ीउल्लाह साहब ने छड़ी के सहारे खड़े होते बेटी पर निगाह डाली, जिसके चेहरे पर जाला सा बिन रहा था। हमजा, मेरी बेटी ने नेक मर्द चाहा था, और नेक मर्द बीवी को मार्जिन देते हैं। उनकी कमजोरियों के बावजूद हमारी बेटी मैसरा भी अच्छी इंसान है। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो मजबूत लहजे में बोले तो हमजा ने गर्दन घुमाकर बेख्तियार बीवी को देखा। परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू इसके वजूद को सेहर अंगेज कर रही थी। चलो, उसने यकदम मैसरा की कलाई पकड़ ली। माँ बाप दोनों ही खामोश थे। वो चाहती थी कि झटके से हाथ छुड़ा ले, लेकिन अब्बू ने मदाखलत की। तुम बाहर चलो,
ये अपना हैंड बैग लेकर आ रही है। रजी साहब की बात सुनकर वो लब बेंचता बाहर की जानिब रवाना हुआ तो वो इख्तियार माँ के गले लगकर सकियां लेने लगी। मामा, मेरा वहाँ दम घटता है। वो लोग मुझे बलीड जैसे लगते हैं। मेरी बेटी, मेरी मैसरा, मुझे उम्मीद है तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी के आसार नजर आने शुरू होने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। बाप ने उसे कंधे से लगाकर माथा चूमा और गेट के बाहर खड़ी गाड़ी में उसको बैठता देखकर आसमान की जानिब देखा जो बहुत रोशन था। लगता था कि पिछली रात तहज्जुद में मैसरा की आसानियों के लिए मांगी दुआ अब तक पहुंच चुकी है।